Assalamu alaikum dear student. Today the topic that we are going to discuss is hypertension. Hypertension is increased diastolic and systolic values. Diastolic and systolic values. Normal adult blood pressure. Normal adult blood pressure is 120 over 80 mmHg. 120 is systolic pressure and 80 is diastolic pressure, and it is considered less than 130 over 85 mmHg. This is normal. If the blood pressure is less than 130 and 85, it's a normal blood pressure. If the blood pressure, if the British Hypertension Societies, according to the British Hypertensive Societies, above 140 systolic volume and diastolic volume above 80, 85, it was the diastolic volume, normal diastolic volume. If the diastolic volume is increased 5 mmHg, this is considered the hypertension. According to the British Hypertensive Society, it may lead to the cardiac CVS risk, increased CVS risks. What can be the risk factor that can cause the blood pressure, that can cause the high blood pressures? First of all is the age. As the age increases, the blood pressure also increases. In older patients, there is increased blood pressure, and gender, weight, physical activity, obesity. In weight, obesity may lead to the hypertension. It can be the etiology of the hypertension. Smoking, family history, serum cholesterol, diabetes mellitus, vascular diseases in the history. What is the arterial hypertension? Blood pressure, pressure of the blood exerted on the arterial valve. This is called the arterial hypertension. You can see here the blood is flowing into the artery, and it is you can also notice here, this is a turbulence blood flow. In blood pressure, जो आर्टरीज का जो ब्लड फ्लो होता है ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में, तो वो टर्बुलेंस हो जाता है. नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है. स्ट्रीम लाइन, blood is going in this direction in the stream way, in the streamline. This is called the streamline. अगर हाइपरटेंशन हो गया तो ब्लड प्रेशर इस तरह हो जाएगा. ये है टर्बुलेंस फ्लो. जब भी ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस आती हैं ब्लड प्रेशर के फ्लो में, तो ब्लड प्रेशर जो है टर्बुलेंस फ्लो हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एंडोथेलियल डैमेज होता है. किस तरह डैमेज होता है ये हम आगे देखेंगे. कैटेगरी और कैटेगरी वाइज ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को कैटेगराइज किया गया है इस टेबल के मुताबिक. उसमें सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर जो है, जिसमें ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से कम होता है, ठीक है. सिस्टलिक ब्लड प्रेशर में इन mmHg, एंड डायसिस्टलिक ब्लड प्रेशर इन mmHg इज़ लेस देन 80. नॉर्मल 130 से कम 80 तक, ठीक है. अच्छा, हाई नॉर्मल जो होता है, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाई नॉर्मल जो क्या हो सकता है कि वो 132 80 140 हो सकता है. 139 132 139 132 139 85 to 89 डायसिस्टलिक वॉल्यूम. एंड हाइपरटेंशन में ग्रेड्स होते हैं, ठीक है. ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3. इन ग्रेड 1 माइल्ड हाइपरटेंशन होती है, ठीक है. माइल्ड हाइपरटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर, सिस्टलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 तक हो जाता है, और डायसिस्टलिक जो होता है 190 से 99 होता है. ये टेबल आपने याद रखना है, ठीक है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. और मॉडरेट में 160 से 179 तक हो जाता है, और डायसिस्टलिक जो होता है 100 से 109 हो जाता है, ठीक है. सीवियर हाइपरटेंशन में क्या होता है कि 180 या 180 से अबव हो जाता है ब्लड प्रेशर, सिस्टलिक ब्लड प्रेशर, और डायसिस्टलिक में 110 से अबव हो जाता है. उसके बाद आइसोलेटेड हाइपरटेंशन क्या होता है. आइसोलेटेड हाइपरटेंशन से मुराद कि जो जिसमें सिर्फ सिस्टलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ हो, सिस्टलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो. इसमें 2 ग्रेड हैं, 140 to 159. सिस्टलिक वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो जाए तो ये आइसोलेटेड हाइपरटेंशन है. और यहाँ देखें कि सिर्फ 90, यहाँ पे भी 90, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली तकरीबन जो 45 प्लस
पेशेंट होते हैं उनमें तकरीबन 90 या 90 तक जो ब्लड प्रेशर जो होता है ना 90 या 85 तक, ठीक है, वो कंसीडर किया जाता है कि ये नॉर्मल है। ठीक है, 85 90 तक अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर किया जाता है कि ये नॉर्मल है। अच्छा, उसके बाद ग्रेड 2 में क्या है कि मोर देन 160, this is the isolated hypertension and of grade 2, and in this case diastolic volume is also less than 90। उसके बाद फैक्टर्स देख लेते हैं कि कुछ एंडोजीनियस फैक्टर्स होते हैं। एंडोजीनियस फैक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं एक्सोजीनियस फैक्टर। एक्सोजीनियस जो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एंडोजीनियस में क्या होता है कि रेनल डिसफंक्शन वो भी हाइपरटेंशन काज कर सकता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वास्कुलर टोन चेंजेस, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ऑटोनोमिक टोन चेंजेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, दिस ऑल में लीड टू द हाइपरटेंशन। एंड एनवायरमेंटल में क्या होता है, जो एक्सोजीनियस होते हैं उसमें हाई साल्ट इंटेक, सोडियम क्लोराइड इंटेक, इसलिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कहते हैं कि साल्ट बिल्कुल ख़त्म कर दें डाइट में। उसके बाद हैवी अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, दीज आर द काजेज, दिस बोथ दीज आर द काजेज ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन। दिस कैन बी द काज ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन। मीन टू से sedentary lifestyle, lack of exercise, about the same things, and with the obesity they may lead to the primary hypertension। क्लासिफिकेशन देखें कि जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। मोर देन 90% जो होती है इसकी प्रेवलेंस है। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जो 5% पेशेंट जो कि इसकी प्रेवलेंस है पेशेंट्स में। तो काजेज़ क्या हो सकते हैं इसके कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी के हमने देखा कि प्राइमरी का ये काज हो सकता था ओबेसिटी और लेक ऑफ एक्सरसाइज। वैसे प्राइमरी एसेंशियल जो होती है ना, एसेंशियल हाइपरटेंशन, इसके काजेज जो है ना अननोन एटियोलॉजी होती है। ये मतलब कि जो अननोन एटियोलॉजी होती है जिसका कोई काज अनडिफाइंड हो जो हाइपरटेंशन, उसको कहते हैं कि एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जो इसके काजेज हो सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, वो अल्कोहल हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, रेनल डिजीज़ हो सकता है जिसमें पेरेन्काइमल जो रेनल डिजीज़ होती है जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सर फहरिस्त है, तो ये काज कर सकती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसमें रेनल वास्कुलर डिजीज़ आ जाती है, जिस तरह के रेनल स्टिनोसिस आ गया और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आ गया। ठीक है, जिसमें सिस्ट बनते हैं किडनी में, तो वो भी हाइपरटेंशन काज कर सकती है। फिर उसके बाद एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में क्या आ सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, कशिंग सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कौन सिंड्रोम भी कहते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, उसके प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्रोमेगाली, लिडल सिंड्रोम, these all are the disorder of endocrine system and they may lead to the hypertension। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है ये सर फहरिस्त है। फियोक्रोमोसाइटोमा ये बहुत सीवियर हाइपरटेंशन काज कर सकता है, प्रोलॉन्ग्ड सस्टेन्ड हाइपरटेंशन कैन काज कर सकता है। उसके बाद ड्रग्स आ जाते हैं, कोएक्शन ऑफ एओर्टा आ जाता है। ठीक है, उसके ये ब्लड प्रेशर काज कर सकते हैं हाइपरटेंशन। वास्कुलर चेंजेस इन हाइपरटेंशन, जिसको पैथोजेनेसिस भी कहते हैं, उसमें होता क्या है कि लार्ज आर्टरीज जो होती हैं ना, वो उनका जिनका डायमीटर 1 mm से 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, वो जो है ना उन आर्टरीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल में क्या है कि ये हमने देखा था कि एडवेंटिशिया, ठीक है, लेमिना एडवेंटिशिया, ये लेमिना एडवेंटिशिया और ये लेमिना इंटरमीडियालिस, लेमिना मीडिया, ये एडवेंटिशिया। ठीक है, एडवेंटिशिया और मीडिया के दरमियान ये जो एक्सटर्नल फाइबर होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फाइबर, और इस एक्सटर्नल फाइबर्स के फिर एक ये एक्सटर्नल फाइबर होता है, एक्सटर्नल फाइबर, और ये इंटरनल होता है। ठीक है, ये इंटरनल फाइबर जो होते हैं ये किसके दरमियान होते हैं, ये इंटीमा के दरमियान और मीडिया के दरमियान। इंटीमा और मीडिया, ये इंटीमा है, ये जो लेयर है इंटीमा है, ये जो है ये मीडिया है। यहाँ पर स्मूथ मसल होते हैं मीडिया में, और इसके दरमियान ये वाला जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं, इसको कहते हैं कि ये कौन से फाइबर हैं, ये मीडिया, ये इंटरनल
जो इलास्टिक फ़ाइबर्स हैं, ये एक्सटर्नल इलास्टिक फ़ाइबर्स हैं और ये इंटरनल इलास्टिक फ़ाइबर्स हैं। ठीक है, ये ल्यूमन है इसका ये सारा, और इसमें ये जो है ये एंडोथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाइपरटेंशन होगी पेशेंट को, तो जो ब्लड वेसल होगी, ये देखें यहाँ पे छोटी ब्लड वेसल थी, नैरो ल्यूमन थी, और मीन टू से कि डायमीटर जो है वो कम था। यहाँ पर क्या होगी, ब्लड वेसल जो है डायलेट होगी, यहाँ पर ब्लड वेसल क्या है, ये डायलेट होगी। तो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आई, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या चेंज आई। यहाँ पे ये इंटरनल इलास्टिक जो फाइबर्स थे वो उनकी थिकनेस बढ़ गई, वो थिक हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो फाइब्रस चेंजेस आएंगी, फाइब्रस डेपोजिशन होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और से डायलेट हो जाएगी वेसल, और लेस कंप्लिएंट वाल होगी। मीन टू से कि कॉम्प्लियंस किसे कहते हैं कि कितनी डायलेट हो सकती है। ठीक, मतलब कि कितनी ये एक्सपेंड कर सकती है, वो एक्सपेंशन जो है ना कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड वेसल की, जिससे क्या होगा कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, या फिर इसका दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो रेनल ब्लड फ्लो कम होगा, और फिर उससे रास जो है वो उसकी एक्टिवेशन होगी, रास एक्सिस की एक्टिवेशन होगी। रास एक्सिस देखते हैं क्या है। रास एक्सिस क्या है कि ये डिक्रीज़, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, उसके बाद स्टिमुलेशन मिलती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस को। ठीक है, उसके बाद क्या स्क्रीट होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में पोल्किंसन सेल्स होते हैं, वहाँ से रेनन स्क्रीट होता है। तो फिर रेनन क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजन को, जो कि लिवर में स्क्रीट होती है, लिवर से स्क्रीट होती है और ये ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गई। फिर क्या आ गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ECE, एंजियोटेंसिन ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आएगा, वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगा, और फिर एंजियोटेंसिनेज आएगा, फिर वो क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 को 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2 तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वो क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 4 भी बनता है, तो उसमें ये 3 एंजियोटेंसिन 2, 3, 4 तीनों जो है क्या काम करते हैं कि एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो सुप्रा रेनल ग्लैंड होते हैं उसमें एड्रिनल मेडुला होता है, एक सेंटर में होता है एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स में सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एल्डोस्टेरोन स्क्रीट करते हैं। ठीक है, मेनली जो है ना ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स को और एड्रिनल कॉर्टेक्स की स्टिमुलेशन करवाता है, जिससे एल्डोस्टेरोन बनता है। डायरेक्टली वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा, ये क्या करेगी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर करेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो एल्डोस्टेरोन स्क्रीट हुआ था, ठीक है, वो क्या करेगा, किडनी में जाएगा, किडनी में जाकर रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इससे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, पता तो है ना किस तरह की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मीटू से कि जो अपना इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है, ठीक है, वसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको भी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड में इंक्लूड किया जाता है, और जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ही इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि ये इंटरसेलुलर फ्लूइड के, एक इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है और एक एक्स्ट्रासेलुलर, ये इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब ब्लड में ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर क्या होगा कि रेनल एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, सोडियम और वाटर, ठीक है, H2 वाटर, ये जब बढ़ जाएगा, वाटर अगर आप किसी भी कंटेनर में ऐड करें तो अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसी भी बर्तन में आप ऐड करें वाटर को तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा उस बर्तन में। तो जो बात करते हैं कि सोडियम की, ठीक है, सोडियम में क्या होगा कि जैसे ये ब्लड में जाएगा, ठीक है, ब्लड में जाएगा तो वहाँ पर इसका सोडियम रिटेंशन होगी, सोडियम जो अमाउंट होगी वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सोडियम अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, ब्लड में, वेसल में, और यहाँ पर कम है, तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि वाटर शिफ्ट होगा, इधर वाटर शिफ्ट होगा। ठीक है, वाटर शिफ्ट होगा, और इस वाटर शिफ्ट को क्या कहेंगे, हीमोडाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन। और ये मतलब कि जो हीम है, ब्लड है, वो डाइल्यूट हो गया। ठीक है, वाटर इधर जाएगा, इधर कम है सोडियम और इधर ज़्यादा है। अगर इधर सोडियम ज़्यादा है, ठीक है,
तो क्या होगा, वाटर कम होगा, ठीक है, अंडरस्टूड बात है कि वाटर कम होगा। तो इस वाटर को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड से क्या करेगा कि वाटर अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि मज़ीद जो वास्कुलर वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज वास्कुलर वॉल्यूम। हाइपरटेंशन तो पहले ही ज़्यादा थी, अब इंक्रीज वास्कुलर वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो गया और ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर जो है ना रेनल ब्लड फ्लो कम हो गया था, क्योंकि लेस कंप्लेंट वाल हो गई थी, ठीक है, रेनल ब्लड फ्लो कम हो गया था और किडनी को लगा कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो इसलिए उसने रास सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस चला, ये जो सारा प्रोसेस था वो ये चला, ठीक है, ब्लड को नॉर्मल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए ये सारा सिस्टम चला, ठीक है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर डिफेक्ट आया कि इंक्रीज एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम, यहाँ ये फिर मज़ीद एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा देगा, जिससे हाइपरटेंशन वर्स हो जाएगी और कंडीशन वर्सन कंडीशन हो जाएगी ब्लड प्रेशर की। तो उसके बाद जो लार्ज आर्टरीज़ थी, लार्ज आर्टरीज़ में ये क्या क्या चेंजेस आई। एक तो पहले सबसे पहले कि जो सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं कि ये वाला जो था, यहाँ पर क्या हुआ कि था, यहाँ पर स्मूथ मसल से उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फाइब्रस डेपोजिशन होगी, और यहाँ पर क्या होगा कि इंटरनल इलास्टिक वो जो इंटरनल इलास्टिक था उसमें, इंटरनल इलास्टिक फाइबर्स में क्या हुआ कि यहाँ पर फाइबर थिकनेस हो गई, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल इलास्टिक थिकनेस होगी, और यहाँ पर फाइब्रस डेपोजिशन होगी, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होगी। स्मॉल आर्टरीज़ में क्या होगा कि जो लेस देन 1 mm होंगी वो उनमें हाइलिन एथरोस्क्लेरोसिस होगी, ल्यूमन का नैरो हो जाएगा, एन्यूरिज्म हो जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि वाइड स्प्रेड थ्रोमा होगा, जिससे कोरोनरी आर्टरी और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं अगर विद अदर रिस्क फैक्टर जो है प्रेजेंट हों, तो तब क्या होता है कि कोरोनरी एंड सेरेब्रल डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है। एन्यूरिज्म में क्या होता है कि वाल जो है ना, ल्यूमन की वाल जो बहुत ही वीक हो जाएगी, ठीक है, और उससे क्या होगा कि पैथोलॉजिक डायलेशन हो जाएगी, ठीक है, एन्यूरिज्म हो जाएगी, ये वाली पैथोलॉजिक डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जी क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। अच्छा, क्वाक्शन ऑफ एओर्टा जो है ना, मीन टू से कि अगर एक पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, पल्पेशन से, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन से, या आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, या फिर आप डीपल्पेशन करेंगे या परकशन वगैरह जो भी करेंगे, उसमें आप क्या क्या चीज़ें जो चेंजेस होंगी पेशेंट में वो आप ऑब्जर्व करेंगे। उसमें सबसे पहले कि क्वाक्शन ऑफ एओर्टा में आप क्या देखेंगे, रेडियो फीमोरल डिले होगा, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में क्या देखेंगे, वो किडनी एनलार्जमेंट होगी, जब आप पाल्पेशन करेंगे तो किडनी एनलार्जमेंट होगी, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि दिस पेशेंट कैन बी द केस ऑफ द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। उसके बाद रेनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या होगा, एब्डोमिनल ब्रूड्स बनेंगे। एब्डोमिनल ब्रूड्स क्या होते हैं, ये सुने, एब्डोमिनल ब्रूड्स क्या होते हैं। ये एब्डोमिनल ब्रूड्स हैं। उसके बाद करैक्टरिस्टिक फेसेस होंगी, ठीक है, फेस से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग होगी फेस पे, क्योंकि एडिमा हो जाता है हाइपरटेंशन में। और उसके बाद ओबेसिटी होगी, ठीक है, ओबेसिटी में आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट ओबीस है, तो फिर आप उससे भी एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, क्लिनिकल एक सिनेरियो ड्रा कर सकते हैं कि दिस पेशेंट कैन बी द रिस्क फैक्टर ऑफ द हाइपरटेंशन। हाइपरलिपिडीमिया हाइपरटेंशन काज करता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लाउड एओर्टिक कंपोनेंट साउंड, हार्ट साउंड 1 और 4, और डायसिस्टिक डिसफंक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मीन टू से द ब्लड फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम लॉसेस, ओके। उसके बाद आर्टरियल फिब्रिलेशन हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आर्टरियल फिब्रिलेशन क्या होती है कि इसमें
मीन टू से कि आर्टेरियल डिसफंक्शन हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब कि वेव्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट फीलिंग होती है राइट एट्रियम की, ठीक है। उसमें फिर सीवियर हाइपरटेंशन जो होता है वो क्या काज कर सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इन द एब्सेंस ऑफ द क्रोनिक क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ में, ठीक है। क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है फिर भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मीन टू से कि क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या था कि जब क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ में एथरोस्क्लेरोसिस है तो वो डेफिनेटली इस्कीमिया काज करेगी फॉर द हार्ट, एंड जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा वो कंट्रैक्ट नहीं करेगा सही से, तो फिर जो है एमआई भी हो सकता है उससे, तो या लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो ये यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो सीवियर हाइपरटेंशन की, वो सिर्फ विदाउट सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हार्ट फेलियर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कर सकता है, ठीक है। विदाउट सीएडी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ये काज कर सकता है। उसके बाद ये एबनॉर्मल ऑप्टिक फंडी हो जाता है, ठीक है। जनरलाइज्ड थ्रोमा होता है और एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है। ये जो फिर जो रेटिनोपैथी होती है, रेटिनोपैथी हम देखते हैं कि वो क्या होती है। ये जी ये देखें कि ये रेटिनल आर्टरी है, ये जो आप देख रहे हैं ये रेटिनल आर्टरी है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये रेटिनल वेन है, ठीक है। रेटिनल वेन, ये जो आप डार्क कलर, ये जो ब्राइट रेड कलर में देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये वाली ये रेटिनल आर्टरी है, ठीक है। और ये देखिए कि ये रेटिना है, रेटिनल आर्टरी है, और उसके बाद ये जो है रेटिनल वेन है, और ये ऑप्टिक डिस्क है जो स्वेल हो चुकी है, ठीक है। और हम देखेंगे कि नॉर्मल किस तरह की होती है ऑप्टिक डिस्क, और ये ग्रेड 4 की डिजीज़ है, ठीक है। और रेटिनोपैथी 4 ग्रेड की होती है, 1 2 3 एंड 4 चारों हम देखेंगे कि किस तरह की होती हैं। जो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है वो रेटिनल वेन की, इस वेन की थ्रोम्बोसिस करती है। ये भी देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस से किस तरह फिर ये इसकी शेप चेंज हो जाती है रेटिनल वेन की। फिर यहाँ पे देखें कि रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस यहाँ पे हुई है, ये देखें, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वेलिंगनेस, ये रेटिनल वेन की थ्रोम्बोसिस हुई है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि ये वाइड स्प्रेड यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस एरिया पे देखें कि वाइड स्प्रेड जो है ना हेमरेज हो गया है। यहाँ पे देखें, और फिर इस डायग्राम में देखें कि ये स्वेलन ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। स्वेलन ऑप्टिक डिस्क बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुकी है ये ऑप्टिक डिस्क, तो ये क्या है, ये ऑप्टिक डिस्क स्वेल हो चुकी है। यहाँ पर आप हेमरेजेस देखेंगे, फ्लेम लाइक हेमरेजेस हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हेमरेजेस हो गए हैं। और ये कॉटन वूल स्पॉट जो है आप देखेंगे, ये कॉटन वूल मिड से वाइट तरह का, जो कॉटन से नाम से इंडिकेट करता है कि ये वाइट तरह का वूल लाइक स्पॉट होते हैं, ये बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं। इस डायग्राम में आप नॉर्मल देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि ये फोबिया है, ये मैक्यूला है, ठीक है। फोबिया सेंट्रैलिस, इसको फोबिया सेंट्रैलिस जो कहते हैं, ठीक है। मैक्यूला जो वो एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये रेटिनल वेन है, और ये रेटिनल आर्टरी है, और ये ऑप्टिक डिस्क है। ये नॉर्मली इस तरह के, ये ऑप्टिक कप है। अच्छा, होता क्या है कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में सिल्वर रिंग्स बनते हैं, सिल्वर वायरिंग्स होती हैं, और ये ग्रेड 1 में होता है। यहीं पे हम देख लेंगे कि ग्रेड 1 2 3 4 किस तरह के होते हैं, ठीक है। सिल्वर वायरिंग होती है, सिल्वर वायरिंग जो होती है ये वो ग्रेड 1 में होती है, ठीक है। आप ग्रेड 2 पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। एट्रियोवेनस स्निपिंग होती है, यहाँ पे ये देखें, ये एट्रियोवेनस स्निपिंग होगी, ये वाला साइन, ये ग्रेड 2 में होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड 3 पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। कॉटन वूल स्पॉट जो है ना ग्रेड 3 में बनते हैं, ये याद रखना है कि कॉटन वूल स्पॉट कहाँ बनते हैं। ये देखें यहाँ पे कॉटन वूल स्पॉट, ये यहाँ 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 यहाँ, ये सारे कहाँ बन रहे हैं कॉटन वूल स्पॉट, ये बन रहे हैं जी ग्रेड 3 में। और उसके बाद ग्रेड 4 पे आ जाएं, ये रेटिनल जो हेमरेजेस हैं, ठीक है, ये ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो होता है ना, ये ग्रेड 4 में होते हैं रेटिनल हेमरेजेस। और ग्रेड 3 यहाँ पे देखें कि ये ग्रेड 4 क्या है, ये 3 की जो फाइंडिंग है ग्रेड 3 की, और पेपिलोएडिमा प्लस पेपिलोडिमा, यानी कि ग्रेड 4 में भी कॉटन वूल स्पॉट होगा, और ग्रेड 4 में ये भी होगा, रेटिनल हेमरेजेस भी होंगे, और प्लस इसमें पेपिलोएडिमा होगा, ठीक है। प्लस इसमें पेपिलोएडिमा होगा। यहाँ पे देखें कि एडिमेटस हो चुका है ये जो ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ पर ये एडिमेटस हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ क्या ये जो रेनल इस्कीमिया है,
रेटिनल इस्कीमिया जो है इससे क्या ये और इन्फेक्शन जो है वो क्या करते हैं, कॉटन वूल स्पॉट करते हैं, कॉटन वूल स्पॉट, रेटिनल इस्कीमिया और इन्फेक्शन कॉटन वूल स्पॉट करते हैं। फिर उसके बाद जो क्या होता है कि एक्स्ट्राविसेशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वस्कुलर से फ्लूइड बाहर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फाइब्रिन, प्रोटीन और लिपिड डिपॉजिट्स जो है वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे इसका आप ये एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल सेल से, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा, एंडोथेलियल डैमेज हुआ और यहाँ से क्या होगा, फाइबर्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो है ना बाहर आ जाएंगी, ये एक्स्ट्राविसेशन होगी। यहाँ पर फाइबर, लिपोप्रोटीन्स हैं और ये क्या करेंगे, ये ब्राइट येलो डिपॉजिट्स बनाएंगे, ब्राइट येलो डिपॉजिट। ये देखो कि मैक्यूला है, ये मैक्यूला है, यहाँ पे देखा था हमने, ये मैक्यूला है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ये वाइट डिपॉजिट्स बनाएंगे, ठीक है। ये डिपॉजिट्स एक्चुअली इनको कहते हैं कि हार्ड एक्सुडेट्स कहते हैं, इन डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं, हार्ड एक्सुडेट्स, हार्ड एक्सुडेट्स। ये क्या करते हैं कि ये जो अपीयरेंस देते हैं, इस तरह के अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं मैक्यूलर फैन स्टार, मैक्यूलर फैन या स्टार, स्टार शेप ये वो देते हैं, अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। और उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होगा कि दो तरह की दो चेंजेस होंगी इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें हार्ड एक्सुडेट्स होंगे और माइक्रो एन्यूरिज्म होगा, जिसमें डॉट ब्लॉट स्पॉट्स, हेमरेजेस होंगे, डॉट हेमरेजेस होंगे। फिर उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं कि इसमें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करनी है सबसे पहले आपने, फिर फैक्टर देखने हैं कौन कौन से हैं जिन्होंने ब्लड प्रेशर काज किया है, हाइपरटेंशन काज किया है, फिर उन फैक्टर को एक्सेस करना है, उनको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी है, फिर देखें कि कोई एनी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि मतलब कि हाइपरटेंशन से कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जी आपने आइडेंटिफाई करनी है कोमोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी कहते हैं किसी डिजीज़ को, ठीक है। उसके बाद साथ साथ मतलब कि हाइपरटेंशन के साथ कोई और डिजीज़ तो नहीं है। फिर उधर आपने कोई और जो है केसेस देखने हैं उसमें कि जिस तरह अदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसमें कि फियोक्रोमोसोटोमा देखना है आपने, ठीक है। उसमें फियोक्रोमोसोटोमा एक्चुअली जो एड्रिनल मेडुला होता है, ठीक है, एड्रिनल मेडुला के ऊपर जो एड्रिनल सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, ये दरम्यान में एड्रिनल मेडुला होता है ना, तो इसका ये कैंसर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं फियोक्रोमोसोटोमा। इसमें कैटेकोलामाइंस बहुत ज़्यादा स्क्रीट होते हैं, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा स्क्रीट होते हैं जो हाइपरटेंशन काज करते हैं। इसकी अलामत क्या होती हैं कि इसमें पैरोक्सिस्मल हेडेक होता है, स्वेटिंग होती है और पाल्पिटेशन होती है। इसके बाद ये हाइपरटेंशन अगर ओल्ड एज में हो जाए तो मीन टू से कि 60 ईयर्स से ऊपर जो हो जाए उसको मतलब कि जो आइसोलेटेड जो हाइपरटेंशन होती है वो हो जाती है, ठीक है, 60 ईयर्स के ऊपर वाले पेशेंट्स को ओल्ड एज में। और इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं कि ये एमआई की तरफ, एमआई को कर देती है, हार्ट फेलियर कर सकती है या स्ट्रोक कर सकती है, ठीक है। टारगेट ब्लड प्रेशर में इसमें क्या देखेंगे कि हमने ये देखना है कि एक नई रेंज है 150/90 mmHg, ठीक है, ये नॉर्मल होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्रग चॉइस जो है इसमें ओल्ड पेशेंट्स में वो लो डोज थायजाइड्स हो सकते हैं, ठीक है, लो डोज थायजाइड्स देने हैं। उसके बाद मैनेजमेंट देख लेते हैं कि जो ओवरऑल मैनेजमेंट है हाइपरटेंशन की, उसमें डायूरेटिक्स यूज करते हैं, इसमें फिरोसामाइड, स्पाइरोलेक्टोन और ट्राइएम्टिरोन, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में आपने देखा है एटिनोलोल और प्रोपेनोलोल, ठीक है। एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में आपने कैप्टोप्रिल देखना है और एनालाप्रिल देना है, ठीक है। और उसके बाद अल्फा ब्लॉकर्स में आपने डॉक्साजोसिन देखना है, टेराजोसिन और प्राजोसिन देना है। और कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडिपिन और नेफिडिपिन, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट जो हैं उसमें कैंडेंसेट्रोन और लोसेट्रोन, ठीक है, ये देना है। और रेनिन इनहिबिटर में एल्केरेसिन, ठीक है, एलिस्क्रिन ये आपने देना है, ठीक है। और उसके बाद जो कंबाइंड जो ये बहुत इफेक्टिव होती है कंबाइंड अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, उसमें जो बीटा ब्लॉकर है लेबिटोलोल है, ठीक है, ये, और अल्फ़ा ब्लॉकर कैविटिलोल, ठीक है। इसमें आपने 200 mg टू 2.4 ग्राम पर डे देना है, ठीक है। और उसमें कार्वेडिलोल में 6.525 टू 2.25 mg देना है ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार देना है, ठीक है। और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन क्या होती है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, दोनों सेम एक ही नाम है, ठीक है। इसकी कोई भी एटियोलॉजी हो सकती है, एनी एटियोलॉजी हो सकती है, ये इसकी कोई भी एटियोलॉजी हो सकती है। मतलब करेक्टराइज किस तरह करेंगे कि ये हाइपरटेंसिव या एक्सेलरेटेड या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, उसमें क्या होगा कि एक्सेलरेटेड माइक्रोवास्कुलर डैमेज होगा और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी स्मॉल आर्टरीज और आर्टरियोल्स की वाल में, ठीक है।
तो और फिब्रिनोइड नेक्रोसिस ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होगी यहाँ पे। अच्छा, इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक है। और उसके बाद डायग्नोसिस बेस क्या होगा, किस बेस पे डायग्नोस करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होना चाहिए और एंड ऑर्गन डैमेज होना चाहिए, जिसमें कि रेटिनोपैथी होनी चाहिए 3 और 4 स्टेज की होनी चाहिए रेटिनोपैथी, 3 ग्रेड की और 4 ग्रेड की होनी चाहिए। रेनल डिस्फंक्शन होना चाहिए जिसमें प्रोटीनोरिया होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये डायग्नोस हो सके ये वाकई ही मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी होनी चाहिए, ठीक है उसमें, और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होना चाहिए, और इवन के इससे अगर अनट्रीटेड रहे ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन विद इन मंथ्स डेथ हो जाती है। So thank you guys for your attention. We will see in next video. Thank you so much. Thank you so much for your attention. Please do subscribe my channel and like and share with your friends. Allah Hafiz.